हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं आपको एक कविता आत्मकथ्य जो क्लास 10th की है वो पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने और भी जो पाठ है सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और देव जी के सवैये कवित, ये सब मैंने डाल दिया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है क्लास 10th की, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कविता आत्मकथ्य लिखी है। तो प्रसाद जी का जन्म 1889 वाराणसी में हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। 1889 में इनका जन्म हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। मतलब घर की स्थितियां शायद अच्छी नहीं होंगी, आर्थिक अभाव होगा या और भी कुछ और अन्य कारण हो सकते हैं। इसके कारण ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में रहकर भी केवल 8वीं तक की पढ़ाई कर पाए। बाद में घर पर रहकर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। 3 भाषाओं का, संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया इन्होंने। छायावादी काव्य, निराला हो या पंत जी हों, महादेवी वर्मा हों, ये तीनों छायावाद के जो है प्रमुख कवि कवित्री हैं। छायावादी काव्य में मुख्य रूप से प्रकृति का वर्णन है, साथ ही साथ रहस्य से जुड़ी हुई कविताएं हैं और साथ ही साथ श्रृंगार परक कविताएं और साथ ही साथ छंद, अलंकार, इन सब का प्रयोग करके जो कविताएं लिखी गई वो छायावाद कविताओं में आती है। तो जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हो गया। तो ये उनका जीवन परिचय था। अब जानेंगे हम लोग उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। चित्राधार, कारण कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, तो ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, कविताएं हैं। कामायनी उनकी श्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है ये दिया गया है। कवि के साथ साथ वे एक सफल गद्यकार भी थे। ये पद्य तो लिखते ही थे, कविताएं तो लिखते ही थे, और गद्य की जो शैलियाँ होती हैं उसमें भी वो रचनाएं किया करते थे। जैसे आप देख रहे हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक गद्य शैली है उनके। कंकाल, तितली और इरावती ये उनके उपन्यास गद्य शैली हैं। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। तो ये उनकी रचनाओं की बात हो गई। अब हम लोग जानेंगे कुछ रचनाओं की विशेषताएं क्या रहीं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। इन जीवन में जो कोमलता है, माधुर्य यानी मधुरता है, जो शक्ति है, ओज यानी चमक है, उनका साहित्य इन सबसे जुड़ा हुआ है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, मैंने बताया आपको कि छायावाद में काल्पनिकता का वर्णन किया जाता है। अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा काल्पनिकता। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, यानी प्रकृति के सौंदर्य का, चाहे किसी नायिका के सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया जाता है छायावादी कविताओं में। प्रकृति प्रेम का वर्णन होता है, देश प्रेम का वर्णन होता है। शैली की लाक्षणिकता, लाक्षणिकता का अर्थ होता है जिसमें काव्य का लक्षण हो, जैसे अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, ये सब काव्य के लक्षण माने जाते हैं। तो छायावादी जो कविता है वो लाक्षणिक अर्थात लाक्षणिकता से जुड़ी हुई है। तो ये उनकी कविताओं के भी प्रमुख जो हैं विशेषताएं रहीं। कौन कौन सी विशेषताएं देखिए लिखा हुआ है। अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता, ये उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं रही। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। साहित्य के अलावा उनकी रुचि इतिहास में भी थी और दर्शन में भी रही है, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अगर उनके और साहित्य को पढ़ा जाए तो उनके इस रुचि को देखा जा सकता है, इतिहास और दर्शन में जो उनकी रुचि है। हम लोग कविता की ओर आगे बढ़ेंगे तो सारांश हम लोग पहले देख लेते एक बार। तो ये जो सारांश है आत्मकथ्य का, इसमें लिखा हुआ है कि प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद इनकी बात हो रही है, वो एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। इसका नाम था हंस पत्रिका।
और उस पत्रिका में एक विशेषांक निकलना था जिसका नाम था आत्मकथा। तो कई लेखकों ने अपनी अपनी आत्मकथा प्रेमचंद को सौंपी ताकि वो पत्रिका में छप पाए। जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी क्या लिखे, आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी के जो मित्र थे, जो कवि मित्र थे, उन्होंने उनको कहा कि जयशंकर प्रसाद जी आप भी क्यों नहीं आत्मकथा लिखते जो हंस पत्रिका में छपे। परंतु जयशंकर प्रसाद भी इससे सहमत न थे, मतलब वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई यह कविता आत्मकथा। मतलब वो लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मित्र बाबन आग्रह कर रहे थे, और इसी आग्रह करने के बाद जो असहमति हुई, जो तर्क पैदा हुआ, जो विचार पैदा हुआ, उसी के तर्क के विचारों से यह पैदा हुई है आत्मकथा। आखिर वो कविता क्यों नहीं आखिर वो अपनी आत्मकथा लिखना क्यों नहीं चाहते, इस बात का जिक्र यहाँ पे है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका का नाम है मैगजीन का, 1932 हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। मैंने बताया आपको ऊपर में ये वाली बात। छायावादी शैली में लिखी गई यह कविता जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ में होता है वास्तविकताएं, सच्चाइयाँ जो जीवन की होती हैं। तो प्रसाद जी के जीवन की सच्चाइयाँ इसमें बयान की गई हैं। उनके जीवन के अभावों का भी इसमें मार्मिक अभिव्यक्ति अर्थात मार्मिकता को प्रकट किया गया है। कष्टों को, पीड़ा को, दुखों को इसमें प्रकट किया गया है। आगे चलते हैं। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। छायावादी सूक्ष्मता यानी छायावादी में जो सूक्ष्मता होती है, उसके अनुरूप ही उन्होंने अपने मनोभावों अर्थात मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ललित यानी सुंदर और नवीन शब्द यानी नए शब्दों का और बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब कई प्रकार के होते हैं, दृश्य बिंब, ध्वनि बिंब, इन तरह के बिंब होते हैं जो दृश्य को पैदा करे, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, बिंब कहते हैं। तो नवीन शब्दों का और सुंदर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है अपनी कविता में, जो छायावादी की विशेषता रही है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की आत्मकथा है। उनका कहना है कि उनकी आत्मकथा में कुछ खास नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति की आत्मकथा है। उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। मतलब मेरे जीवन में कुछ ऐसा विशेष नहीं रहा, मैंने कुछ ऐसा महान कार्य नहीं किया, कोई रुचिकर कार्य नहीं किया जिसमें लोग रुचि दिखाएं और उस आत्मकथा को सुनकर लोग वाह वाह अर्थात मेरी प्रशंसा करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ अर्थात उन्होंने अपनी सच्चाई, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार किया है, दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है अर्थात एक महान कवि जो स्वयं इतना महान है, इतना सफल व्यक्ति है, लेकिन स्वयं को वो साधारण मानता है, यह उनकी महानता ही तो है। ये सारांश हुआ आपका। हम लोग बढ़ते भावार्थ की ओर। आइए। प्रसाद जी लिखते हैं, मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुर पदार्थ मन रूपी भावरा की बात की गई है कि कवि का जो मन रूपी भावरा है वो अपने मन से बात कर रहा है, यानी कवि अपने मन से ही बात कर रहे हैं कि मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है मेरे मन रूपी भंवरे, आखिर तू आज अपनी ये कौन सी कहानी कह रहा है। जब उनके मित्रों ने आग्रह किया आत्मकथा लिखने के लिए, तब उन्होंने अपने मन से बातें कहीं और कहा कि है मेरे मन रूपी भंवरे, आखिर आज तू यह अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जैसे पेड़ों से जब मतलब जो पत्तियां पेड़ों की जब सूख जाती हैं और एक एक करके गिरने लगती हैं, वैसे ही स्मृतियां जब उभर कर सामने आती हैं तो एक एक करके हमारे सामने आती जाती हैं, जीवित होती जाती हैं। वो क्षण, वो पल जो हमारे अतीत में बीत चुके हैं, वह वर्तमान में याद करने से एक एक करके सूखी पत्तियों की तरह हमारे आंखों के सामने गिरने लगती हैं, अर्थात उभर कर प्रकट हो जाती हैं। कवि कहते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी।
जिस प्रकार पत्तियाँ मुरझाकर गिरती हैं, उसी प्रकार मेरी आंखों के सामने अनेकों स्मृतियाँ, स्मृति रूपी पत्तियाँ गिरने लगी हैं, अर्थात साकार होने लगी हैं, प्रकट होने लगी हैं। इस गंभीर अनंत लीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अनंत लीलिमा का अर्थ होता है अनंत आकाश, अर्थात विश्व की बात की गई है कि इस संसार में, इस अनंत नीलिमा में असंख्य अर्थात अनगिनत लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, यानी अपनी आत्मकथा कई कवियों ने, कई लेखकों ने लिखी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन उपहास मीन्स बुरे तरीके से अपना ही मजाक उड़ाना, अपना ही उपहास करना। यानी जिन व्यक्तियों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं इस विश्व में, अनगिनत लोगों ने, उन लोगों ने स्वयं आत्मकथा लिखकर अपना बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाया है, स्वयं का उपहास किया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अपने मित्रों से वो कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो कि जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी उन्होंने स्वयं अपना मजाक बनाया, फिर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलताएं, अर्थात जो अतीत है जिसमें कमियां, अभाव पड़ा हुआ है, मैं उन सब का वर्णन अपनी आत्मकथा में करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागा रीति। क्या तुम्हें सुख मिलेगा जब तुम मेरे गागर रीति के समान जीवन को देखोगे? गागर रीति मतलब खाली घड़ा, सूना जीवन। कवि का जीवन खाली घड़े की तरह है, सूना जीवन है उनका। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे मित्रों कि तुम्हें मेरी दुर्बलताएं जानकर, मेरे जीवनों को, अभाव को जानकर, पीड़ाओं को जानकर क्या तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी? जब तुम देखोगे कि मेरा जीवन एक खाली घड़े के समान है, तो क्या तुम्हें सुख की प्राप्ति हो पाएगी? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। अपने मित्रों से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो अगर मैं आत्मकथा लिखूं तो तुम्हें ये लगे कि तुम ही खाली करने वाले हो, अर्थात मेरे जीवन में जो खालीपन है, सूनापन है, जो मेरे जीवन में सूनापन है, अर्थात जो मेरा जीवन खाली घड़े के समान है, कहीं तुम उसके पीछे स्वयं को कारण ना समझने लगो। कहीं तुम्हें ऐसा ये न लगने लगे कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, अभाव है, खालीपन है, उसके पीछे मेरे मित्र हैं। इसलिए मैं अपने आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। मेरा रस ले अपनी भरने वाले। रस ले अर्थात कविताओं को चुराना और चुरा कर प्रसिद्ध हो जाना। तो ऐसा ना हो कि मैं कविताएं लिखूं, मैं आत्मकथा लिखूं, और मैं अगर उसमें आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे तो सच्चाइयों का वर्णन करना पड़ेगा और उन व्यक्तियों का वर्णन करना पड़ेगा जिन्होंने मेरी कविताएं चुराई और प्रसिद्ध हो गईं। तो आत्मकथा पढ़कर तुम्हें कहीं ऐसा न लगे कि मेरी ही बातें की जा रही हैं, अपने मित्रों को संबोधित कर रहे हैं। मेरा रसले अपनी भरने वाले, अर्थात मेरी कविताओं को चुराकर जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्होंने अगर मेरी आत्मकथा पढ़ी तो शायद वो स्वयं को दोषी मानेंगे। यह विडंबना अड़ी तेरी सरलते हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं। अपनी सरलते हंसी की, अर्थात सरल स्वभाव की बात कर रहे हैं। यह विडंबना, यह दुख का विषय है कि है मेरी सरलते, अर्थात है मेरे सरल स्वभाव, भोला स्वभाव, क्या तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं? तेरे इस भोले स्वभाव कारण जितने भी मैंने धोखे खाए हैं, प्रवंचना पाई है, क्या मैं उन सबका वर्णन अपनी आत्मकथा में लिखूं? क्या मैं अपनी ही सरल स्वभाव की हंसी उड़ाऊं? नहीं, कदापि नहीं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। अपनी आत्मकथा जब मैं लिखूंगा तो मुझे अपनी भूल जो मैंने की है, गलती से की हो चाहे जानबूझकर की हो, मैं उन सब का वर्णन करूंगा। और मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपनी गलतियों को अपनी आत्मकथा में लिखूं, अपने सरल स्वभाव की हंसी उड़ाऊं और प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। मतलब जिन लोगों ने मुझे ठगा है, जिन लोगों ने मेरा शोषण किया है, मैं उन सबके बारे में लिखूं, पर्दाफाश करूं, मैं ऐसा नहीं चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये कविता के दृष्टि से। उज्ज्वल गाथा अर्थात प्रेम भरी बातें, प्रेम कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ की हैं, ऐसे वार्तालाप, ऐसा प्रेमालाप
जो उन्होंने अपनी प्रेमिका से की, प्रेयसी से की। तो कवि कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मैं अपनी उज्ज्वल गाथा अर्थात प्रेम भरी कहानियाँ कैसे अपनी आत्मकथा में लिख डालूं। मधुर चांदनी रातों की, उन चांदनी रातों की बात कर रहे हैं, उन निजी क्षणों की बात कर रहे हैं, उन सुख के पलों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे। तो मैं क्यों अपनी आत्मकथा में उज्ज्वल गाथाओं का वर्णन करूं, क्यों मैं मधुर चांदनी रातों की बातें करूं, अरे खिलखिलाकर हंस तो होने वाली उन बातें की। अपनी प्रेमिका के साथ मैंने जो हंसकर खेलकर जो बातें की हैं, क्यों मैं उनको अपनी आत्मकथा में लिखूं, अर्थात मैं क्यों अपने निजी जीवन को सार्वजनिक करूं। निजी जीवन तो मेरी अपनी संपत्ति है और मैं उसे सार्वजनिक करना नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न मैं देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि आगे कहते हैं कि मैंने जिस सुख की कल्पना की थी वो सुख मुझे कभी मिला ही नहीं। मैंने उस सुख का केवल स्वप्न देखा और स्वप्न जैसे ही टूट जाता है, सपना जब जैसे वैसे ही टूट जाता है। मतलब स्वप्न से व्यक्ति जैसे ही जागता है उसका स्वप्न क्या होता है, टूट जाता है, जो सपना उसने देखा था। तो कवि ने कई सपने देखे परंतु वो सपने कभी पूरे नहीं हुए। जिस सुख की कल्पना उन्होंने जीवन भर की वह सुख उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन अर्थात गले लगाना, मतलब सुख जो है, जो सुख के क्षण हैं जीवन में, जो खुशियां हैं जिसका स्वप्न लेखक ने देखा, कवि ने देखा, वो कभी मिली नहीं। आलिंगन में आते आते अर्थात उनके जीवन में खुशियां आते आते रह गईं, दूर से ही वो मुस्कुराकर भाग गई, गले लगाते लगाते रह गई। आगे उन्होंने अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया है। कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण कपोले अर्थात होठों की लालिमा की बात की गई है, जिसकी तुलना सूर्य की लालिमा से की गई है। कहने का अर्थ है कि जिन कवि जो है अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रेमिका के गाल इतने लाल थे कि स्वयं सूर्य की लालिमा भी उससे लालिमा उधार मांगने आता था। सूर्य स्वयं, सूर्य जो है, जो लालिमा फैलाता है पूरे संसार में, प्रकाशित करता है, वह स्वयं जो है कवि की प्रेमिका के गालों से लालिमा उधार मांगने आता था। अर्थात इतनी सुंदर थी उसकी प्रेमिका कि जिसका वर्णन उन्होंने अरुण कपोले से कर दिया, अर्थात सूर्य की लालिमा से कर दिया। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। अनुरागिनी उषा अर्थात क्या, प्रेम भरी सुबह, यानी प्रेम भरी सुबह भी स्वयं आती थी और अपने सुहाग के लिए जो है उससे जो है लालिमा मांगती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। यहाँ कवि अपनी स्मृतियों की बात कर रहे हैं, प्रेमिका के साथ जो बिताए हुए पल है उनकी बात कर रहे हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी, यानी प्रेमिका की जो स्मृतियाँ बची हुई हैं वही जीवन की पाथे अर्थात सहारा बनी हुई है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, यानी थका हुआ पथिक कौन है, यहाँ कवि है। कवि कहता है कि मैं एक थका हुआ पथिक हूँ, यानी जो राही होता है, मुसाफिर होता है, थका हुआ पथिक हूँ मैं। अगर मेरे लिए कोई सहारा है तो वो मेरी स्मृतियाँ हैं। मैं उन स्मृतियों को क्यों बांटूं? जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा, क्यों तुम मेरे जीवन को उधेड़ना चाहते हो? आपने बिछावन देखा होगा जिसको सुई धागे सिला जाता है, तो उसे कभी भी उधेड़ना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि जो जख्म जो पुराने हो चुके हैं उन्हें कुरेदना नहीं चाहिए। अर्थात कभी भी हमें किसी के दुख को हरा भरा नहीं करना चाहिए। कभी वही कह रहे हैं कि क्यों तुम मेरे घाव को हरा भरा करना चाहते हो मित्रों। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। छोटा सा जीवन, कभी अपने जीवन क्या बताते हैं, बहुत छोटा जीवन है, साधारण व्यक्ति का जीवन बताते हैं। कहते हैं कि मेरा जीवन छोटा जीवन है, अर्थात मेरा जीवन साधारण व्यक्ति का जीवन है। तो मैं अपने जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे अपनी आत्मकथा में लिखूं? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, कोई उपलब्धि हासिल की नहीं, सफलता अर्जित नहीं की, ना मेरा जीवन कोई महान व्यक्ति का जीवन है, तो मैं बड़ी बड़ी बातें अपनी आत्मकथा में कैसे लिखूं मैं? क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता मौन रहूं?
क्या इससे अच्छा नहीं है? आत्मकथा लिखने से अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की आत्मकथा पढूं, उनकी आत्मकथा सुनूं और मैं स्वयं क्या रहूं? मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहने का अर्थ ये है कि वो अपने मित्रों से कहते हैं कि आखिर में क्या मिलेगा मेरी आत्मकथा जो बहुत भोली है, जो बहुत साधारण है, उस आत्मकथा को सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा? अभी समय भी नहीं। आत्मकथा लिखने का मेरे पास समय भी नहीं है और ना मैं लिखना चाहता हूँ, दोनों ही बातें हैं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ऐसी व्यथा जो मौन हो चुकी है, ऐसी पीड़ा जो कहीं दबी हुई है, मैं उस जगाना नहीं चाहता, वो अभी सोई हुई है, थकी हुई है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कविता। आइए प्रश्न उत्तर पर चलते हैं, हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं जो प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो ये पॉइंट वाइज आप इसका आंसर लिखेंगे। कवि निम्नलिखित कारणों से आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोग उनकी निजी जीवन को जाने और साथ ही साथ अभावों को जाने और साथ ही साथ उनके जीवन में जो वास्तविकताएं हैं वो उनको जान पाए। कभी अपने निजी जीवन के बारे में भी बताना नहीं चाहते हैं और उनका ये भी कहना है कि मेरा जो जीवन है कोई महान व्यक्ति का जीवन नहीं है और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने कविता में पढ़ी, इन कारणों से वो बचना चाहते हैं आत्मकथा लिखने से। कभी अभी समय नहीं है, इसका अर्थ क्या है? अभी समय नहीं का अर्थ है कि वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं और कहते हैं अभी समय भी नहीं, अर्थात उनका जिनका जो जीवन है, जो दुख से भरा पड़ा है, वो अपने दुख को फिर से जगाना नहीं चाहते, अपने ज़ख्मों को हरा भरा नहीं करना चाहते। उनकी जो आत्मकथा है, अगर वो लिखना शुरू करेंगे तो उनको अपने जीवन के अतीत को याद करना पड़ेगा, दुख को फिर से जगाना पड़ेगा, जिनके लिए उनके पास समय नहीं, अर्थात वो नहीं चाहते कि वो अपनी पीड़ा को जगाएं। स्मृति को पाथेय बनाने से, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। इस पाथेय का अर्थ है सहारा, ठीक है ना। स्मृतियों को वो जीने का सहारा बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। स्मृतियां ही शेष है जिसके बदौलत, जिसके सहारे, जिसके आधार पर वो जी रहे हैं। उनकी प्रेमिका की जो स्मृतियां हैं वही शेष बची हुई हैं केवल, और उनके जीवन में कुछ है नहीं, उसी सहारे वो जीवन जी रहे हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदी रातों की, तो यहाँ वो बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने बताया आपको कि वो अपने निजी जीवन को सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। जो निजी क्षण उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे वो उन्हें अपनी आत्मकथा में लिखना नहीं चाहते, उसका वर्णन नहीं करना चाहते, इसलिए कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। मतलब जो गाथा, ऐसी कहानी, प्रेम कहानी, ऐसी प्रेम भरी बातें, ऐसी मधुर चांदनी रातों की बातें जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताई हैं, मैं उनका वर्णन अपनी आत्मकथा में करना नहीं चाहता। और ये सब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और चलता हूँ मैं अब, इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।